नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है 20 जुलाई 2023 और प्रतिदिन की भांति हम आज के सेशन में उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं संपादकीय पार्ट में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आप वनडे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो, जानकारी बहुत ज़रूरी है संपादकीय की। तो इस क्रम में पहला टॉपिक जो है वो शो ऑफ स्ट्रेंथ है। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा पॉलिटिकल है। आप सभी को पता ही होगा, आप सभी समाचार देखते हैं। उसमें अभी आपने देखा कि वहाँ पर बेंगलोर में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी बैठक हुई, उसे इंडिया नाम दिया। उस गठबंधन को उन लोगों ने क्या नाम दिया? इंडिया नाम दिया। और उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई एनडीए की, यानी कि जिसकी वर्तमान में सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार। तो दोनों ने अपनी अपनी ताकत दिखाई, अपनी अपनी क्षमता दिखाई। देखो, चुनाव न अब सिर पर है, तो चुनाव के पहले ये पूरे जितने भी दल हैं सब साथ आने की कोशिश करेंगे कि जो सत्ता में पार्टी है वो चाहेगी कि हमारी सत्ता बनी रहे, जो विपक्ष में है वो चाहेगी कि हमारी सत्ता आए। तो उसी को लेकर रस्साकसी जारी है। इस पर हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, पॉलिटिकल है, पढ़ाई के बारे में जो हमें जानकारी चाहिए होती है उसके बारे में नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट है अ जॉब एंड कैरियर राइट द डिजेबल्ड कैन नॉट बी डिनाइड। देखो, डिजेबल्ड जो है ना, जिसे दिव्यांग कहते हैं, जो विकलांग हैं, उन्हें जो जॉब का और जो कैरियर का अधिकार है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर मान लो वो सक्षम नहीं है, उन्हें सहूलियत दी जानी चाहिए, उनके लिए विशेष व्यवस्था तो की ही जानी चाहिए। तो उनके अधिकारों को, विशेषकर जो रोजगार के अधिकार हैं उनके और अपने कैरियर का अधिकार है, उससे हम उसको अस्वीकार नहीं कर सकते, सरकार अस्वीकार नहीं कर सकती। इसके बाद दूसरा जो है वो है मोर देन कोर्ट एक्शन रिविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, सिंधु जल समझौता जो है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, है ना। तो पानी के बंटवारे का समझौता है। तो उसको लेकर चर्चा यहाँ पे की गई है कि क्या क्या बातें इसमें निहित हैं और कैसे क्या बातें की जानी चाहिए। और देखो, सिंधु जल संधि जो है ना, इसको एक बहुत ही टिकाऊ संधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि देखो कहते और पाकिस्तान एक पड़ोसी हैं। कई बार इनके संबंध काफ़ी तीखे कड़वे हो जाते हैं, लेकिन ये जो समझौता है अभी तक बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, इसको एक सफल समझौते के रूप में, सफल द्विपक्षीय समझौते के रूप में गिना जाता है इसको। तो इस पर भी चर्चा हमारी होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। पहले टॉपिक को मूव करते हैं। अब आप देखो कि अपने हम फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अ जॉब एंड कैरियर राइट द डिजेबल्ड कैन नॉट बी डिनाइड। ठीक है, मतलब कि जो जॉब और कैरियर राइट है डिजेबल्ड के पास, दिव्यांगों के पास, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। पढ़ते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं। लेफ्ट साइड से आप देखना, justice delayed is justice denied is a statement often used in the context of judicial cases and that have been or pending for long courses of law। देखो यहाँ पे ये जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का जो मतलब है, यानी न्याय में देरी जो है ना, न्याय में देरी होना एक तरह से न्याय नहीं मिलने के बराबर है। अगर न्याय में ज़्यादा देरी हो जाती है तो वो न्याय फिर किस काम का, उसी की बात यहाँ पर की गई है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी मतलब न्याय का अस्वीकरण है, न्याय को नहीं मानना है। इज अ स्टेटमेंट, ये ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रायः न्यायिक मामलों में प्रयोग किया जाता है, या फिर ऐसे मामले जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग होते हैं उनके मामले में ये होता है। और देखो, ये वैसे नहीं होता। देयर कुड बी सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, कई सारे कारक इसके हो सकते हैं जो जिम्मेदार हो सकते हैं, कई सारे कारक हो सकते हैं। जटिल प्रकृति जो होती है, कॉम्प्लिकेटेड नेचर होता है मामले का, वो होता है। अगर आप देखो, पीड़ित पक्ष जो है, जिसने न्यायालय में मान लो वाद दायर किया है न्याय के लिए, उसके पास मान लो न्यायिक जो एक तरह से ध्यान है वो नहीं मिले, उन्हें अटेंशन ना मिले। यहाँ तक कि जो पीड़ित पक्ष है उसके पास रिसोर्स ना हो, ठीक है, रिसोर्स ना हो, लैक ऑफ रिसोर्सेज, पावर नहीं हो, उतनी क्षमता नहीं हो, सामर्थ्य नहीं हो। अदर काइंड्स ऑफ सपोर्ट अवेलेबल टू द एग्रीव्ड साइड, और ये भी है कि जो दूसरे प्रकार की भी सहायता शामिल होती है वो भी उन्हें ना मिले। तो इन सब कारणों से भी ये मामले प्रभावित होते हैं।
One such issue that has become a victim of such a state of affairs is reservation in the promotion of persons with disability। ऐसे ही मामलों में से एक मामला आपका है जो दिव्यांगों के प्रमोशन में जो दिव्यांगों के जो प्रमोशन वाला मामला है, ठीक है, दिव्यांगों के प्रमोशन का जो मामला है उसमें जो जिस प्रकार से देरी चली आ रही है, प्रमोशन बोलते हैं पदोन्नति को, ठीक है, दिव्यांगों को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण की हमें बात है, जिसका मामला काबिल पेंडिंग चला आ रहा है, उसी को लेकर इसमें चर्चा की गई है। द पर्सन विद डिजेबिलिटीज, यहाँ देखो, द पर्सन विद डिजेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, एक एक्ट की बात की गई है। 1995 में अधिनियम आया था ये, ठीक है। अधिनियम जानते हो ना, जब कानून पास हो जाता है, पहले तो विधेयक आता है, फिर पास होता है तो कानून बनता है, अधिनियम बनता है। तो विकलांग व्यक्ति अधिकारों का समान अवसर संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 आया था, जिसे हम PWD अधिनियम भी कहते हैं। सबसे पहले उसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया था कि दिव्यांग लोग जो हैं उन्हें अन्य लोगों के समान, बिल्कुल समान अधिकार मिले, ठीक है, सरकारी नौकरियों में नियोजित होने का और पदोन्नति के अधिकार को मान्यता मिली उसी अधिनियम के जरिए, ठीक है। तो और दूसरी बात कि कैसे मिलेगी पदोन्नति में आरक्षण, किस प्रकार से विकलांग जो हैं, दिव्यांग जो हैं सक्षम हो पाएंगे, उसके लिए व्यवस्था की गई कि 3% आरक्षण की बात की गई। इस अधिनियम ने 3% आरक्षण दिया, किसको दिया, दिव्यांगों को रोजगार में। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिजेबल्ड एग्जिस्टेड इन ग्रुप सी एंड डी प्रियर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द PWD एक्ट। और देखो एक बात आपको बता दूं कि ये PWD एक्ट जो आया था, अभी मैंने बताया आपको, पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रमोशन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, ये जो आया था, तो इससे पहले ग्रुप सी और डी इसमें रिजर्वेशन था दिव्यांगों के लिए, है ना, इससे पूर्व में इसमें रिजर्वेशन था। नाउ द एक्ट, आप नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, आप यहाँ देखो, नाउ द एक्ट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन फॉर द डिजेबल्ड इन ग्रुप्स ए एंड बी। अब देखो इस अधिनियम के माध्यम से ए और बी में रिजर्वेशन दे दिया गया, ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देखना। अब प्रोग्रेसिव स्टेप, जो कि एक सकारात्मक, एक प्रगतिशील कदम हुआ, ताकि जो विकलांग हैं उन्हें हर एक स्तर पर, एक तरह से कैरियर की बात आती है या फिर गवर्नमेंट जॉब की बात आती है, इस सब में अन्य के समान ही, अन्य की तरह ही अन्य लोग जो हैं उन्हीं की तरह अधिकार मिले और वो भी आगे बढ़ें। In addition to this, it also fixed the percentage of reservation of seats at 3%। वही बात की गई कि 3% का आरक्षण मिला। इस 3% आरक्षण के माध्यम से क्या हुआ, इसने क्या किया, ओपन द गेट्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू डिजेबल्ड पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, विकलांग जो दिव्यांग जो हैं वो कई क्षेत्रों में आगे आने में सक्षम हुए और बढ़ने में सक्षम हुए। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिजर्वेशन जो है, जो इंटीग्रल पार्ट है, जो अंदरूनी भाग है रिजर्वेशन का, उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है ना। रिजर्वेशन जो मिला, ये सबसे पहले जो रिजर्वेशन को जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उसके ऑर्डर नंबर 3603517195 ESTT में, जो कि 1998 में पास हुआ था, उसमें सबसे पहले बताया गया कि जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन जो है विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, सभी ग्रुपों में प्रमोशन की बात के संदर्भ में, वो क्या है, रिजर्वेशन का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब मुख्य भाग है इसका। ये जो ऑर्डर था, दिस गवर्नमेंट ऑर्डर वाज इशूड बाय डिपार्टमेंट इन 1998, 1998 में ये ऑर्डर पास हुआ था, ठीक है। और आप सभी को पता है PWD एक्ट जो आया था, मतलब अभी जो अधिनियम के बारे में हमने चर्चा की, 1995 में आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से सरकार ने पहले की। अब देखो फिर क्या हुआ, फिर मामला थोड़ा बढ़ा, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली अनदर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑर्डर एक आया, ठीक है, 2005 में आया। दूसरा ऑर्डर कब आया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑर्डर जो 2005 में आया। उसमें क्या हो गया, उसमें इनसे अधिकार छीन लिए गए, ठीक है। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में सबसे नीचे में 2005 में एक ऑर्डर आया था, ठीक है। उसमें क्या हुआ, रिजर्वेशन जो मिला था डिजेबल्ड को प्रमोशन के मामले में, पदोन्नति के मामले में, ग्रुप ए और बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये अधिकार क्या गया, ले लिया गया वापस। फिर डिपार्टमेंट जो जिस प्रकार से वापस हुआ, डेफिनेटली उनके एक तरह से जो अवसर आने वाले थे उनके सामने वो सीमित हो गए।
तो डिपार्टमेंट का ऑर्डर जो 1998 में आया था उसने एक तरह से अपॉर्चुनिटी का द्वार खोला था, लेकिन जो डिपार्टमेंट का ऑर्डर आया था 2005 में, देखो 1998 का ऑर्डर जो आया था ना डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का, उसने पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत काम करते हुए दिव्यांगों के लिए अवसर के द्वार खोले थे। लेकिन जो बाद में 2005 का ऑर्डर आया उसने इनके अधिकार कर दिए सीमित। ठीक है, वो एक तरह से डिनायल हो गया, जिसमें इक्वल स्पेस या फिर उन्हें हायर लेवल की जो जिस प्रकार से मिल सकता था ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में कुछ लाभ मिल सकते थे, वो सब क्या हुआ, ये पिछड़ गए उसमें। काउंटर एक्शन, कंटेम्प्ट फाइलिंग। अब देखो फिर इसके बाद ना कंटेम्प्ट का मामला दायर हुआ। ठीक है, एक केस दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में 2008 में राजीव गुप्ता के द्वारा, है ना, भारत संघ के खिलाफ। तो उसमें जो डेलिब्रेशंस हुआ, मतलब एक तरह से बहस हुआ, फिर सुनवाई हुई, 8 साल तक सुनवाई चली, फिर रिजर्वेशन दिया गया, ग्रुप और ए और बी में इनको रिजर्वेशन दिया गया, which regrettably had been taken back by the Department of Personnel and Training ऑर्डर ऑफ 2005, जिसे कि 2005 में ले लिया गया था। ठीक है, अभी मैंने बताया आप सभी को। ठीक है, द फाइनल जजमेंट वॉज मेड इन 2016। जो अंतिम निर्णय आया था वो 2016 में आया था। उसमें क्या हुआ, इसमें जो ये जो दिव्यांग हैं इन्हें ग्रुप ए और बी में पदोन्नति में आरक्षण मिल गया, लेकिन भारत सरकार ने ऐसी कोई पहल नहीं की जिससे कि इन्हें लाभ मिलता, उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता, उस निर्णय को। फिर मिस्टर गुप्ता ने कंटेम्प्ट फाइलिंग कोर्ट में की, 2017 में की। हियरिंग अभी भी चल ही रही है, सुनवाई चल ही रही है। और सरकार ने, एक तो सरकार के काउंसिल ने एक अफिडेविट फाइल किया कि जो आप कंटेम्प्ट का जो मामला है, कंटेम्प्ट पिटीशन में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको रोका जाए। ठीक है, क्योंकि और दूसरे मामले भी चल रहे हैं। उन्होंने जो मामले का हवाला दिया, वो हवाला दिया सीताराजू वर्सेस जो स्टेट ऑफ कर्नाटका मामला था एंड अदर्स, वो सुप्रीम कोर्ट में 2017 से चल रहा है। ठीक है, तो ये अफिडेविट फाइल किया गया, तो देखा गया कि इससे एक तरह से व्यवधान के तौर पे देखा गया कि ये मामले को रोकने की दिशा में सरकार कुछ कर रही है ना। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य वही है कि जो भी है तो सरकार को एक तरह से तत्परता दिखानी चाहिए, जिस प्रकार से उन्हें समाज की मुख्य धारा में जिस प्रकार से लाने की पहल हुई थी स्टार्टिंग में, फिर वो मामले को फिर प्रमोशन को वापस ले लिया गया। तो दिव्यांगों के भी अधिकार बनते हैं। ठीक है, उन्हें उनका अधिकार बिल्कुल मिलना ही चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए, देर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर समझने वाली बात जो है कि दिव्यांगों के लिए जिस प्रकार से, देखो न्यायालय ने तो प्रमुख भूमिका निभाई ही है कि जो दिव्यांगों को जस्टिस मिले, न्याय मिले, समानता मिले। विशेषकर जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 आया था उसके बाद, है ना, उसके बाद फिर देखो कई सारे कोर्ट केसेज हुए जहाँ पे जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन्होंने कई अपनी समस्याएँ बताई, अपनी बातों को रखा। हालांकि इस मामले में जिस प्रकार से विलम्ब हो रहा है, फाइनल जजमेंट के बाद भी जो देरी चल रही है, तो वो एक तरह से सही नहीं है। ठीक है, और जहाँ तक दिव्यांगों की बात है तो न्यायपालिका की भूमिका तो सही रही है, सरकार को इसने आदेश दिए हैं कि कैसे क्या किया जाए। और जो रिजर्वेशन का डिनायल है, अगर उसे हम देखें कि जो आरक्षण का अस्वीकरण है, स्वीकार नहीं किया जाना है, जो पहले मिला फिर ले लिया गया, प्रमोशन की बात क्या की जा रही है, पदोन्नति की बात की जा रही है, पदोन्नति में आरक्षण की बात की जा रही है दिव्यांगों के लिए, ये मेजर फैक्टर है ना, कि जो ये एजुकेशन में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में उच्च स्तर तक दिव्यांग पहुँचे हैं, जो प्रगति उनकी होनी चाहिए उसमें कि बाधा बनेगा। यह एक बाधा उनमें एक तरह से ये है कि समाज में समावेशन की दिशा में जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनके समावेशन की दिशा में, उन्हें प्रमुख स्थान दिए जाने की दिशा में ये एक सही कदम होता अगर ये जल्दी से मामला निपट जाता और उन्हें पुनः पदोन्नति में आरक्षण मिल जाता। तो न्यायपालिका को सही तरीके से पर ध्यान देना चाहिए और सरकार भी पहल करेगी तो बेहतर होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मॉडर्न कोर्ट एक्शन रिविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच का टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत आप ले सकते हैं। पहला वाला टॉपिक सामाजिक न्याय के तहत लिया जा सकता है, और दूसरा टॉपिक जो है जो अदालती कार्रवाई है ना, जो न्यायालय का कार्रवाई है उससे कहीं अधिक जो अभी न्यायालय का कुछ डिसीजन आया है ना, भारत के न्यायालय का नहीं, हम बाहर की बात कर रहे हैं, पूरा चर्चा करेंगे, अब लास्ट तक बने रहें। तो सिंधु जल संधि पर दोबारा गौर करने की, दोबारा विचार करने की क्या आवश्यकता है, क्या देखना है इसमें। देखो
लेफ्ट साइड से आप देखना, द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, 1960 और IWT, इस हम IWT भी कर सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी या इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ये जो है इसके तहत है ना, इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान है ना, जो दो के जो राज्य हैं, दो तटवर्ती राज्य हैं जो तट के किनारे, नदी के तट के किनारे हैं, ठीक है, इनके बीच सिंधु जल जो धारा है उसको नियंत्रित किया जाता है इस संधि के तहत, ठीक है। भारत और पाकिस्तान जो है एक दूसरे के लिए जल छोड़ते हैं, ठीक है। जो कुछ नदियां पाकिस्तान से आती हैं तो वो जल भारत को प्राप्त होते हैं, अब भारत से आने वाली नदियों के जल पाकिस्तान को प्राप्त होते हैं। तो उसका कोई भी देश कुछ ज़्यादा ही दोहन ना करे या फिर कुछ सीमा में यूज करे, कुछ नियम कायदे, कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जो सिंधु जल संधि में दी गई हैं, ठीक है। और ये जो समझौते हैं ना, सिंधु जल संधि जो है, जो ट्रीटी है, इसको बिल्कुल दो जो पड़ोसी हैं, ऐसे पड़ोसी जिनके बीच कभी भी सलाह नहीं रही, कोई एक तरह से मधुर संबंध प्रायः नहीं देखे गए भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उनके बीच एक तरह से फिर भी ये फलता फूलता समझौता है, बना हुआ समझौता है, तो सफल समझौते के रूप में जाना जाता है, सहयोग के उदाहरण के रूप में जाना जाता है इस समझौते को। अब देखो IWT जो है, कई बार युद्ध हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, या फिर एक तरह से कुछ मतलब वाक युद्ध हुआ है ना, उसके बाद भी विवादों के बाद भी ये बचा हुआ है, ठीक है, ये समझौता। अब देखो क्या हुआ, अब देखो लिखा हुआ, बट इन द लास्ट डिकेड exercising judicial recourse to settle the competing claims and objections arising of the construction and design elements of run-of-river hydroelectric projects that India is permitted under the IWT to construct on the tributaries of the Indus, Jhelum and Chenab before these rivers flow into Pakistan has increased। अब देखो अभी क्या हुआ है, पिछले दशक में देखो भारत ने क्या किया है, जो इस पर पनबिजली परियोजनाएं भारत बना रहा है, ठीक है, और जो उसको और उधर से पाकिस्तान को इसको लेकर आपत्ति हो रही है। हालांकि IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि में ये बातें साफ की गई हैं कि भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं बना सकता है, पनबिजली परियोजनाएं बना सकता है ना। इसके तहत भारत को सिंधु, झेलम और चिनाब की जो नदियां हैं, सहायक नदियां, उस पर निर्माण करने की अनुमति है, ठीक है। अब ये नदियां जो हैं पाकिस्तान की ओर जाती हैं, तो पाकिस्तान इस पर चिंता जता रहा है, ठीक है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, ये अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय चला गया इस साल जनवरी में, है ना, इसको लेकर के, इसके कंप्लेन को लेकर के, है ना, इसको एक तरह से जो IWT के जो प्रावधान हैं उसके व्याख्या, इम्प्लीकेशंस हैं, उसको लेकर के उसके अपनी समस्या को लेकर के हेग में मौजूद है अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय, वहाँ चला गया ये पाकिस्तान। अब ठीक है, अब भारत ने इसका विरोध किया। पहले तो न्यायालय ने 6 जुलाई 2023 को निर्णय दिया, न्यायालय ने 6 जुलाई 2023 को निर्णय दे दिया, ठीक है, और भारत की आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि हम इसको निर्धारित कर सकते हैं, हम इस पर निर्णय दे सकते हैं, जो पाकिस्तान के अनुरोध में जो विवाद हैं, जो पाकिस्तान ने प्रश्न उठाए हैं इस पर, जो भारत को लेकर, उस पर हम निर्णय कर सकते हैं, न्यायालय ने कहा। अब देखो भारत ने इसका ऑब्जेक्शन क्या हुआ, भारत ने कहा था कि हम इसको ना न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसेस के माध्यम से, एक ऐसे एक्सपर्ट प्रक्रिया के माध्यम से जो एक तरह से वो हो, कहने का मतलब किसी के पक्ष में नहीं हो, वो निष्पक्ष हो, उसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं, तटस्थ विशेषज्ञ प्रक्रिया के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे समस्याओं को। लेकिन जो पाकिस्तान वहाँ चला गया और 6 जुलाई 2023 को निर्णय आया। अब देखो भविष्य में बात की गई है जल की आपूर्ति की, तो जिस प्रकार से देखो विश्वास की कमी है और न्यायिक सहारा लेना एक तरह से, ठीक है, तो ये ठीक है, लॉजिकल रणनीति लग रही है कि भाई ये न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से सही करना चाहते हैं। लेकिन इससे अगर मान लो जो आपकी फूड और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा जो दोनों देशों की तेज़ी से बढ़ती जो औद्योगिक ज़रूरतें हैं, जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके पूरा होने की संभावना कम ही नज़र आती है ना। और जो दोनों पार्टियां हैं, इनके बीच जो पानी के आवंटन में जो लचीलापन है, ठीक है, उपलब्ध पानी के, तो उस सब पर जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखो दस्तावेज में कहा गया है, जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें जो बातें कही गई हैं कि द्विपक्षीय जल समझौता जो है वो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि उनमें से जो पानी का जो आवंटन है ना, अधिकांश में वो उपयोग की मात्रा का निश्चित आवंटन शामिल है।
अब आगे चल करके पानी की उपलब्धता आज की तरह थोड़ी ही रहेगी, है ना, उसमें तो परिवर्तन वगैरह होगा। तो काफ़ी सारी बातें हैं। और IWT जो है वो पाकिस्तान से अपेक्षा करता है, मतलब ये जो संधि है उसमें अपेक्षा की गई है कि वह जो नदियां हैं, जो पूर्वी नदियां जो हैं, पाकिस्तान से नदियां जो आ रही हैं, वहाँ पर कोई इंटरफेरेंस वो नहीं करेगा। उसी तरह भारत से भी अपेक्षा की गई है, वो पश्चिमी नदियों में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, पाकिस्तान को सही से जल जाने देगा। लेकिन कुछ काम किए जा सकते हैं उस पर, क्योंकि जैसे कि पनबिजली उत्पादन वगैरह सब शामिल हैं, पनबिजली परियोजनाएँ बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वही है कि मान लो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वर्षा हो रही है, कभी कम वर्षा कभी ज़्यादा वर्षा, तो पानी की आपूर्ति कम ज़्यादा हो रही है, इसमें सब कुछ सीमित किया गया है, कुछ क्राइटेरिया रखे गए। तो समय के साथ इसमें फिर से देखना, इसे फिर से इसे एक बार समझना, ठीक है, ज़रूरी हो जाता है, न कि विवाद वगैरह में जाना, ठीक है। अब देखो दोनों पड़ोसी हैं भारत और पाकिस्तान, तो इनके बीच अविश्वास तो चरम पर है ही। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो विश्व बैंक है, यानी कि जो IWT का एक पक्ष है, इंडस वाटर ट्रीटी का, जिसने समझौता कराया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो अपने फोरम का उपयोग कर सकता है ना, मामले को सॉर्ट आउट करने में, है ना, समाधान करने में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बना सकता है, ताकि जो ऐसी नीतियां बने जिसमें जो IWT में जो है इन जो सिद्धांत हैं, उनका सही सिद्धांत हैं उसका शामिल किया जा सके। और उसके बाद फिर ये जो IWT है इसको फिर से पुनर्व्याख्यात करना, फिर से इसको सही से देखना, ये सब ज़रूरी हो जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने 2 टॉपिक चर्चा की। एक तो चर्चा की हमने सामाजिक न्याय के संदर्भ में, ठीक है, जो हाशिए पर पड़ा वर्ग है, जो दिव्यांग समुदाय है, वो कैसे सशक्त बनेगा, चाहे वो नौकरी रोजगार सृजन के माध्यम से हो, रोजगार में अवसर दिए जाने के माध्यम से हो, समाज में उनका स्तर उठाने के माध्यम से हो। और दूसरा हमने चर्चा की भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल संधि है उसको लेकर के। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, कहिए नमस्कार, थैंक यू।